नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान संपन्न। ईवीएम में कैद हुई देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर समेत 4,406 उम्मीदवारों की किस्मत। शाम 6 बजे तक महाराष्ट्र में 60.5% और हरियाणा में 65% वोटिंग। 24 अक्टूबर को होगा नतीजों का ऐलान। उपचुनाव में महाराष्ट्र की सतारा और बिहार की समस्तीपुर लोकसभा समेत 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 51 विधानसभा सीटों पर भी डाले गए वोट। दांव पर दिग्गजों की किस्मत। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही गुरुवार को होगी मतगणना। 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों के सचिवालय को दी जानकारी। कॉर्पोरेट टैक्स घटाने और ई सिगरेट पर अध्यादेश से जुड़े विधेयक समेत कई अहम बिल पास करना सरकार की प्राथमिकता। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाए पाकिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी। लद्दाख में रिंचेन ब्रिज का किया उद्घाटन। लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक जा सकेंगे पर्यटक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहली बार क्लीन स्वीप से 2 विकेट दूर भारत। रांची में खेले जा रहे आखिरी टेस्ट में रही मेहमान टीम की दूसरी पारी। तीसरे दिन फॉलो ऑन खेलते हुए 132 रन पर गिरे 8 विकेट। शमी और उमेश यादव की शानदार गेंदबाजी। और अब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी वैभव के पास। शुक्रिया अंकिता। चुनावी रण 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। चुनाव में उतरे कई दिग्गजों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। नतीजों की उल्टी गिनती अब चालू हो चुकी है और 24 अक्टूबर को पता चलेगा कि जनता ने किसके सिर ताज सजाया है और कौन हुआ है निराश। इसके साथ ही 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 51 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। विधानसभा के साथ साथ महाराष्ट्र की सतारा और बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराए गए। इन सभी सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही होगी। अब इंतजार है मतगणना वाले दिन का, यानी गुरुवार का। पर सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज कैसा रहा मतदान। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हुए। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। महाराष्ट्र में शाम 6 बजे तक 60.5% मतदान दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा में शाम 6 बजे तक 65% मतदान हुआ। अभी वोट प्रतिशत और बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में 2014 विधानसभा चुनावों में 63.08% मतदान हुआ था, जबकि हरियाणा में 2014 में 76.13% वोटिंग हुई थी। आज मतदान के दौरान दोनों राज्यों में पोलिंग बूथों पर सुबह से मतदान में जुटने लगे और लंबी कतारें हमको देखने को मिली। युवाओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह रहा। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। वहीं सुरक्षा बल भी दिन भर अलर्ट पर रहे। उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिन्हें स्ट्रांग रूम में रखा गया है। 24 अक्टूबर को मतगणना होगी और विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त महाराष्ट्र की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मतदान किया।
फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में मतदान किया। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में अपनी वोट का इस्तेमाल किया। एनसीपी नेता शरद पवार ने मुंबई में वोट दिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने एक साथ बांद्रा में वोट डाला। मुंबई में बॉलीवुड की तमाम नामचीन हस्तियों ने भी वोट डाले। अभिनेता आमिर खान ने बांद्रा में वोट डाला। बांद्रा के पोलिंग बूथ पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि और बेटे अर्जुन के साथ मतदान किया। अभिनेत्री लारा दत्ता ने अपने पति महेश भूपति के साथ बांद्रा पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया। वहीं अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट पोलिंग बूथ पर वोट डाला। रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा और परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। इसके अलावा कई और फिल्मी सितारों और कलाकारों ने अपना वोट का इस्तेमाल किया। वहीं हरियाणा में वोटिंग को लेकर उम्मीदवारों, नेताओं और मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में वोट डाला। ओलंपिक मेडल विजेता और बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने मतदान किया। रेसलर बबीता फोगाट ने परिवार के साथ चरखी दादरी में वोट डाला। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मतदान किया। सिरसा से जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर से परिवार को लेकर वोट डालने पहुंचे। उन्होंने सिरसा में वोट डाला। इनेलो के अभय चौटाला ने मतदान किया। इसके अलावा दूसरे उम्मीदवारों और आम मतदाताओं ने भी जमकर मतदान किया। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मतदान से जुड़ी जानकारी दी गई। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक हरियाणा में करीब 65% मतदान हुआ है। Reported at 6 p.m. the voter turnout is 65%, but as the polling is going on, it is tentative figure and it is also likely to increase in the course of time. Assembly 2014 is 76.54%. Lok Sabha 2014 was 71.86%. Lok Sabha 2019 was 70.35%. And tentative figure as at 6 p.m. is 65% in the assembly constituencies for which the poll has gone today. वहीं अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बात करें तो शाम 6 बजे तक करीब 60.50% मतदान हुआ। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ साथ 2 लोकसभा सीटों और अन्य राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी कराए गए। जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए, उनमें महाराष्ट्र की सतारा सीट और बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट शामिल है। सतारा सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। इनमें बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में रहे शिवाजी महाराजा के वंशज उदयन राजे भोसले भी बीजेपी उम्मीदवार के मुकाबले कांग्रेस ने श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल को उम्मीदवार बनाया। वहीं बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर कुल 8 प्रत्याशी चुनावी समर में उतरे। इनमें कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार का मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी के प्रिंस कुमार से हुआ। इसके अलावा 16 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 51 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया गया, उनमें उत्तर प्रदेश की 11, गुजरात की 6, केरल की और बिहार की 5-5, पंजाब और असम की 4-4, सिक्किम की 3, तमिलनाडु, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की 2-2, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, पुदुचेरी और अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीट शामिल हैं। दोनों लोकसभा और 51 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी 24 अक्टूबर को ही जारी होंगे। तो फिलहाल विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरी सहयोगी अंकिता के पास। शुक्रिया वैभव।
रुख कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। संसद का आगामी शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक होगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इस बारे में सूचना लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को भेज दी है। संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद इन तारीखों को संसदीय बुलेटिन के तौर पर जारी किया जाएगा। बीते दिनों हुई सीसीपीए की बैठक में इन तारीखों को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद इसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया था। सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून में बदलना चाहती है। इनमें एक अध्यादेश सितंबर में जारी किया गया था, जिसमें आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया था। दूसरा अध्यादेश ई सिगरेट पर प्रतिबंध से जुड़ा है। इसके अलावा कई विधेयक और दूसरे विधायी कामकाज सत्र के दौरान लाए जाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को दिल्ली तमिल एसोसिएशन के छात्रों के साथ मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को खेल, देश के मुद्दों, भारतीय इतिहास जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है और इसे किफायती बनाया जाना चाहिए। आज का भारत युवा और आकांक्षी है और हमें प्रतिभा को पनपने के लिए माहौल बनाना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें 21वीं सदी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए छात्रों को तैयार करना होगा। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना होगा। Our ancient Gurukul education system, with its Guru Shishya Parampara tradition, used to provide value-based and holistic education which empowered individuals. India should once again become a Viswa Guru and the hub of innovation and knowledge. For that to happen, we have to drastically revamp the education system to make our institutions of higher learning and universities in the center of excellence with international standards. We need to completely overhaul the education system to prepare students to effectively face the challenges of 21st century. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नवीनीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष काम करने और उसको सबके लिए सस्ती कीमतों पर सुलभ करने का आह्वान किया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की ओर से आयोजित इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 24वीं बैठक आई सन कैप को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की तरफ हमारे बढ़ते कदम न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि प्रदूषण कम करके पर्यावरण को बचाने के लिए भी कारगर होंगे। Roadmap towards sustainability has been reiterated by our Prime Minister in the recent United Nations Climate Action Summit in New York. The Solar Alliance will be playing an important role in realizing his dream of climate action. Time to act now. ISA's vision shows the way in this direction quite explicitly. It includes shared ambition to undertake joint efforts required to reduce the cost of finance and the cost of technology, mobilize more than $1,000 billion of investment needed by 2030. उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया के सोलर एनर्जी सेक्टर का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने देश के बढ़ते सोलर सेक्टर की भी प्रशंसा की। ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी का व्यापक इस्तेमाल ही पर्यावरण की ओर बढ़ते खतरे पर अंकुश लगा सकता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्वागत करते हुए उन्होंने सोलर ऊर्जा के उत्पादन में कीमतों को कम करने के लिए सभी संस्थाओं के सहयोग की अपील की और 2030 तक देश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की अपील की। The ISA will also identify opportunities to bring in prosperity, energy security, and sustainable development for all the people across the globe. ISA envisages to better harness the demand for solar technologies, innovation and capacity building, among others, to make solar energy affordable to all. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख में चीन सीमा तक जोड़ने वाली सड़क पर बने पुल रिंचेन ब्रिज का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पुल के बनने से जहां सैन्य बलों की तेजी से तैनाती हो सकती है, तो वहीं लद्दाख के लोग देश के विकास में भागीदार बन सकेंगे। रक्षा मंत्री ने सियाचिन क्षेत्र के सियाचिन बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक पूरे क्षेत्र को पर्यटकों के लिए खोलने का ऐलान किया।
और मैं यह मानता हूं कि हमारे सेना के जवानों का भी अब क्विक डिप्लॉयमेंट पहले के कंपैरिजन में होगा। और डीएस और डीबीओ रोड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों में से, हमारी देश की महत्वपूर्ण सड़कों में से एक मानी जाती है। और मैं यह मानता हूं कि यह ब्रिज केवल 2 जगहों को जोड़ता नहीं, बल्कि यह ब्रिज पूरे लेह लद्दाख और अब तक अलग थलग पड़े जम्मू कश्मीर की को भी, वहां की जनता को देश की मुख्य धारा से भी यह जोड़ने का काम करता है। अब इस क्षेत्र के लोग भी ऐसी परियोजनाओं के कारण देश के विकास में सहभागी बन सकेंगे। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सियाचिन बेस कैंप से ले कुमार पोस्ट तक टूरिस्ट के लिए खोलने का निर्णय ले लिया गया है। और देशवासियों को किस तरह से मुश्किल हालात में हमारी सेना को देश की रक्षा में तैनात होकर काम करना पड़ता है, इसकी जानकारी हो सके, इसी दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। रक्षा मंत्री ने सियाचिन और लद्दाख क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से अहम करार दिया। भारत चीन संबंधों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है। सीमा को लेकर विवाद को दोनों ओर से बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ संभाला जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का सेना करारा जवाब दे रही है। अब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, लेकिन हमारी सेना कभी ऑफेंसिव नहीं रही है पाकिस्तान के ऊपर। पहली गोली हमारी सेना ने कभी नहीं चलाई है, लेकिन उधर से भी गोली चलाई गई है। आतंकवादी हरकतों को बढ़ाकर भारत को डिस्टेबलाइज करने की, कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश हुई है, तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी कोशिश बंद नहीं की गई और बराबर इस प्रकार की हरकत चलती रही तो लगातार हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी जब तक यह सिलसिला रुक नहीं जाता है। कार्यक्रम में लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि लेह लद्दाख क्षेत्र में विकास कार्यों से स्थानीय लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के अलावा सेना और सीमा सड़क संगठन के अधिकारी मौजूद थे। अनेक विषयों को लेकर लद्दाख को आज पूरे विश्व में जाना जाते हैं और इस लद्दाख में इस तरह के जो विकास के कार्य को प्रगति देने के लिए आज केंद्र में जो मौजूदगी सरकार इतने सक्षम है, केवल विकास ही नहीं बल्कि इस देश की सुरक्षा के लिए। पीओके में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा तोप के इस्तेमाल पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी कैंपों को हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आतंकवादी बाज नहीं आए तो हम पीओके के अंदर जाएंगे। जंग बुरी चीज़ है, पाकिस्तान को बिहेव करना चाहिए। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो कल जो हुआ है उससे ज़्यादा होगा। और यहाँ के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 तारीख से एक नया कश्मीर होगा, इसमें हिस्सेदारी करें और इसको आगे बढ़ाएं। टेररिस्ट कैंप्स को हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और अगर ये नई बाज आए तो हम अंदर जाएंगे। पाकिस्तान की ओर से सिख श्रद्धालुओं से $20 की फीस लेने पर अड़े होने पर भारत निराशा जताते हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते के लिए राजी हो गया है। दोनों देशों के बीच ये एग्रीमेंट 23 अक्टूबर को साइन किया जाएगा, जिससे 12 नवंबर से कॉरिडोर का संचालन शुरू हो सके। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान तीर्थयात्रियों से $20 की फीस लेने पर अड़ा हुआ है। भारत ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के विरोध के बाद पाकिस्तान ने तीर्थयात्रियों से चार्ज वसूलने के फैसले को नहीं बदला। एग्रीमेंट साइन करने के फैसले पर तैयार होने के साथ ही भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान से यात्रियों से चार्ज वसूलने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। भारत किसी भी समय एग्रीमेंट का प्रारूप बदलने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की खुशी है कि 23 तारीख को एग्रीमेंट साइन हो रहा है और बिना वीज़ा के
लेकिन ज़रूर महसूस करती हूँ कि ये जो $20 वाली फ़ीस लगाई है, इसको ज़रूर पाकिस्तान रीथिंक करे। भारत से पाकिस्तान जाने वाली डाक सेवा फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। भारत सरकार ने ये कदम पाकिस्तान के कदम के बाद उठाया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड पोस्टल यूनियन के नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 महीने से हमारी चिट्ठियों को भेजना बंद कर दिया है। वर्ल्ड पोस्टल यूनियन का एक जो सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत सब लोग ये काम करते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 2 महीने से इसको बंद कर रखा। तो फिर जब पाकिस्तान ने बंद कर रखा है, हमारे पोस्टल विभाग ने ये कार्रवाई सोची है, क्योंकि एक प्रकार से जो पाकिस्तान का निर्णय है, ये अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल यूनियन के मानकों का विरोध है। इट इज़ डायरेक्टली इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द वर्ल्ड पोस्टल यूनियंस नॉर्म्स। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। अब जब उसने भारत की चिट्ठियों को रोक दिया है, तो ये कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के आर्य कॉलोनी में मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से आर्य कॉलोनी इलाके में वृक्षारोपण, ट्रांसप्लांटेशन और पेड़ों की कटाई पर तस्वीरों के साथ स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि इस प्रोजेक्ट में कितने पेड़ काटे गए हैं और उनके बदले में कितने नए पौधे लगाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि इलाके में कितने पेड़ बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि उसने जो आदेश दिए हैं उसका समुचित पालन होना चाहिए। देश में डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच केंद्र सरकार ने भीम यूपीआई ऐप का दूसरा वर्जन लॉन्च किया है। सोमवार को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने MEITY स्टार्टअप समिट से इसे लॉन्च किया है। इसमें नए फीचर जोड़े गए हैं। इसमें यूजर्स को पहले से अधिक भाषाओं में डिजिटल लेन देन करने का मौका मिलेगा। इसमें डोनेशन गेटवे जैसे फीचर भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा यूजर्स अब इस ऐप का इस्तेमाल शॉपिंग के लिए भी कर सकते हैं। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब टायर 3 और टायर 4 जैसे राज्य भी इसमें पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। India's journey of transformation, technology will play a very important role. We're going to set up 1 lakh digital villages in the coming few years. Social startups must be encouraged so that they unleash their power more and more to make India a very extraordinary case. I want to expand it further, ladies and gentlemen, by focusing the success of digital India in Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities. फिलीपींस की यात्रा के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जापान की यात्रा पर हैं। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल जापान के सम्राट नारुहितो के प्रवेश समारोह में शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति टोक्यो के सुक्सी होंगवानजी बौद्ध मंदिर पहुंचे थे। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि बौद्ध मंदिर की यात्रा और सम्मान देने से वो काफी प्रसन्न हैं। राष्ट्रपति ने यहाँ एक बॉडी पौधा भी लगाया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पौधा नए वातावरण में बढ़ेगा और भारत जापान सभ्यता, संबंधों और हमारी साझी विरासत का प्रतीक होगा। राष्ट्रीय राजधानी में 4 नवंबर से ऑड इवन स्कीम शुरू हो रही है। ये योजना 4 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगी। दिल्ली में तीसरी बार लागू की जा रही योजना में निजी CNG वाहनों को इस बार छूट से बाहर रखा गया है। पिछले 2 बार CNG गाड़ियों को छूट दी गई थी। इस ऑड इवन योजना का दिल्ली NCR की आबो हवा में कितना असर पड़ सकता है और प्रदूषण में कितनी कमी आएगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार ने NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। यह 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू होगा। इवन तारीख पर इवन नंबर के वाहन और ऑड तारीख पर ऑड नंबर के वाहन दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन भी इसमें शामिल होंगे। योजना सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सोमवार से शनिवार को लागू होगी। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 4,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। प्रदूषण से असर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत कंसिडरेबल फ़र्क पड़ने वाला है। और भी दूसरी चीज़ें हैं प्रदूषण के लिए कम करने के लिए, लेकिन ऑड इवन से बहुत कंसिडरेबल नहीं फ़र्क पड़ने वाला। हो सकता है थोड़ा फ़र्क पड़ जाए। ऑड इवन बहुत अच्छी चीज़ है
लेकिन अब की बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना। अब तो सीएनजी गवर्नमेंट ने बोल रखा है सीएनजी से पोल्यूशन नहीं है, तो सीएनजी गाड़ी क्यों बंद है? सीएनजी गाड़ी से तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। सीएनजी गाड़ी से तो अब आम आदमी कहाँ जाएगा? कोई बोलता है स्कूल में नहीं जाएगी, वे नहीं जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। ऑड इवन स्कीम में महिलाओं, दिव्यांग के अलावा दोपहिया वाहनों को छूट दी गई है। हालांकि इस बार सीएनजी वाहनों को भी ऑड इवन के दायरे में रखा गया है। जानकारों की माने तो इस योजना का दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने का खास असर नहीं पड़ेगा। जैसे ऑड इवन है, ये सिर्फ एक इमरजेंसी स्टेप है, जो प्रीएम्प्टिव इमरजेंसी स्टेप है जो ले लिया गया है ताकि पोल्यूशन लेवल्स, तो ऑड इवन एक परमानेंट मेजर तो नहीं है, वो सिर्फ पीकिंग ऑफ पोल्यूशन को रिड्यूस करता है कि अगर पीक 1000 जा रही है, 900 जा रही है, तो उसको वो थोड़ा कम कर देगा, 400-500 के आसपास कर देगा। पर ये भी फिर भी एक ये बैंडेड काइंड ऑफ मेजर है। राजधानी में ऑड इवन के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीजेआई, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्रियों आदि की गाड़ियों को छूट मिलेगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ये छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर एक बार फिर बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार एक बार फिर ऑड इवन स्कीम लेकर आ रही है। इस स्कीम का पोल्यूशन पे कितना असर पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना आम आदमी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। दिल्ली से कैमरामैन श्याम के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और बात करते हैं रांची टेस्ट मैच की। रांची टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की स्थिति मजबूत हो गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची के JSCA स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। रांची टेस्ट जीतने से टीम इंडिया महज 2 विकेट की दूरी पर है। तीसरे व अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के आगे मेहमान टीम के बल्लेबाज पस्त हो गए। तीसरे दिन खेलने उतरी दक्षिण अफ्रीका टीम लंच के बाद 162 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारतीय कप्तान ने दक्षिण अफ्रीका को फॉलो ऑन खेलने के लिए बुलाया। फॉलो ऑन खेलने उतरे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों के आगे घुटने टेकते नजर आए। दिन का खेल खत्म हो जाने तक दक्षिण अफ्रीका के 132 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।